हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 4 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो जो लेसन नंबर 4 है हमारे पास वो क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरीज क्या होती हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज क्या होती हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात कर चुका हूँ, हाँ थ्योरीज अभी हमने डिस्कस नहीं करी है। एक थ्योरी तो हम इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी में डिस्कस करेंगे और बाकी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के कौन कौन से इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं रियल लाइफ में। तो अब तक हमने ये डिस्कस किया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है लोगों का वेलफेयर करने के लिए, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए, वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब उसके इफेक्ट्स भी समझ लेते हैं कि करके। वैसे तो ज्यादातर इफेक्ट पॉजिटिव ही होते हैं सारे के सारे, है ना, क्योंकि ये क्या होता है लोगों के लिए। तो चलो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके। तो पहला पॉइंट क्या आता है, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर का। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्कस करना चालू करते हैं। तो अब बात ये कि भाई प्रोडक्शन का पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या रिलेशन है। देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब हम अलग अलग गुड्स और सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन या फिर अलग फैसिलिटीज भी होती हैं, है ना, उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो उसको प्रोडक्शन से क्या लेना देना है। मैंने आपको ये समझाया भी था प्रीवियस टॉपिक में भी जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, क्या कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, यानी खर्चा करती है बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर, तो इससे अलग अलग प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी इन्वेस्टमेंट करने का मोटिवेशन आता है ना, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपना पैसा उसी जगह पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे पब्लिक फैसिलिटीज यानी कि डिफरेंट गुड्स, डिफरेंट सर्विसेज क्या हो, इजीली अवेलेबल हो। जैसे अगर हम इस टॉपिक में देखें, ठीक है, तो अब हमें तो ये समझना है कि प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कैरेक्टर एंड वॉल्यूम ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि कैरेक्टर क्या होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का और वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि किस लेवल पे पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है, आर बाउंड टू हैव सम गुड्स ऑन पैटर्न एंड क्वांटम ऑफ प्रोडक्ट इन अ कंट्री, कि हम जो है वो किस लेवल के गुड्स बना रहे हैं और क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए या फिर किसी प्रोडक्ट के लिए एक कंट्री के अंदर। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन हेल्प द फ्यूजिलिटी इन मल्टीट्यूडिनस वेज इन अटेनिंग एडवांस पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट एंड ग्रोथ, यानी कि कहीं ना कहीं जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो एक तरह से प्रोडक्ट की एडवांसमेंट में काम करता है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो किस लेवल पे हम किस तरीके से और बेहतर से बेहतर क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर काम करता है। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं किस पे के ऊपर ध्यान देता है, ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ सोसाइटी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है ना एक सोसाइटी की, वो क्या होती है, बढ़ना शुरू कर जाती है। तो ये तो कुछ हमारे पॉइंट आए प्रोडक्शन के ऊपर जब हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया या बढ़ाया। अब आगे समझते हैं, गुड्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर डिपेंड ऑन फैक्टर्स। अब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उस जो है ना वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, वो फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये सब थे डेल्टन्स के अकॉर्डिंग, डेल्टन एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बताई थी ये वाली, डेल्टन के अकॉर्डिंग ये कुछ चीजें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, कैपेबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट इफेक्टिवनेस गुड्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो काम पे जाना पसंद करेंगे, क्योंकि एक लॉजिक वाली बात ये होती है कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज पे काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, गुड्स बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है इकोनॉमी के अंदर, और जब भी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों को जॉब प्रोवाइड जरूर होती है। और यही नहीं, और मैंने बताया ना आपको कि ये मोटिवेट करेगी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी कि वो आए उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। आज आप देखते हो जनरली कि अर्बन एरियाज में ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्यों होती है, उसका एक मेन रीजन, मेन बात यही है क्योंकि सारा जो इन्वेस्टमेंट है ना गवर्नमेंट जनरली कहाँ पे करती है, बेसिक फैसिलिटीज
किसका, अर्बन एरियाज में, तो वहीं पे सारी सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी लगाई जाती हैं जिसकी वजह से लोगों को जॉब प्रोवाइड होती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे वही आया, कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, मतलब कैपेबिलिटी टू वर्क, लोग काम कर पाएंगे, पैसे को सेव कर पाएंगे। अब भाई जब काम करेंगे तो इनकम भी होगी, इनकम होगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं फर्दर। इफेक्टिवनेस गुड्स, और जिसकी वजह से कहीं इकोनॉमी जो है वो और तेजी से बूस्टअप कर सकती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, विलिंग ऑफ पीपल टू वर्क, विलिंग ऑफ पीपल टू, यानी लोग जो हैं वो काम करने की इच्छा आएगी, उनके अंदर काम करने की इच्छा आएगी, पैसे को बचाने की इच्छा आएगी, और फिर कहीं ना कहीं वो उस पैसे को इन्वेस्ट भी करेंगे। यानी कि जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होगी इकोनॉमी के अंदर तो लोग जो है वो काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि पैसा भाई किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। फिर उस पैसे से वो कुछ खर्च भी करेंगे, जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं उसमें से सेव भी करेंगे, और फर्दर उस पैसे को इन्वेस्ट भी करेंगे, जिससे इकोनॉमी और तेजी से बूस्ट करेगी। सी जो पॉइंट है वो क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, गुड्स ऑन डाइवर्जन of profitable coffers as between different uses and points allocative goods, यानी कि बहुत सी ऐसी गुड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, डिफरेंट गुड्स में भी हम जो है कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो यहाँ पे एक पॉइंट आया जिसके जरिए जो है ना एक्सपेंडिचर जो है, यानी कि जो इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका सोशल और प्रॉफिटेबल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट होगी, विल इंक्रीज इफेक्टिवनेस, और यही नहीं इफेक्टिवनेस भी राइज होगा ऑफ पर्सन्स टू वर्क। ठीक है, यानी कि लोग जो हैं वो और इफेक्टिव तरीके से काम करना पसंद करेंगे। इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब ये है कि जब अलग अलग रिसोर्सेज के अंदर पैसा लगाया जाएगा तो हर एक इंडस्ट्री, हर एक यूनिट ग्रो करेगी। ठीक है, हर एक यूनिट ग्रो करेगी, यानी कि लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने की। लोग जो है अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों राइज करेगी। और यही नहीं, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी राइज करेगी। क्यों? क्योंकि हम जो है वो अलग अलग टाइप के गुड्स को बना रहे हैं, गुड्स को भी और सर्विसेज को भी। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। डी पॉइंट क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन स्टाइपेंड। अगर गवर्नमेंट स्टाइपेंड के ऊपर खर्चा करती है, स्टाइपेंड क्या होता है, जब भी कोई पर्सन ट्रेनिंग पीरियड पे होता है या फिर रिसर्च करने जब जाता है तो उसे स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो सामने आएगी, यानी कि लोग जो हैं वो इनोवेशंस करेंगे। तो वो सब फायदा होता है जब एक गवर्नमेंट जो है वो खर्चा करती है स्टाइपेंड के ऊपर। हायर्स एंड पेंशन प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो लोग ना तो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जो लोग अपने लिए इनकम जनरेट नहीं कर सकते। ऐसे कौन से लोग होते हैं, खासकर आप मान लो ओल्ड एज पर्सन है जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, तो उनको पेंशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि वो भी कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विसेज इंजॉय कर पाएं। अब पर्टिकुलर्स विल इंक्रीज इनकम, और इस चीज से क्या होगा, लोगों की इनकम राइज होगी ऑफ द पीपल, एंड दैट रेजेस द कैपेबिलिटी ऑफ पीपल टू सेव एंड इन्वेस्ट, जिनकी वजह से वो कहीं ना कहीं पैसे को सेव भी कर पाएंगे और पैसे को इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम बात करें एक होल इकोनॉमी की, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे, तो सेविंग बुरी बात होती है, लेकिन उसी बचे पैसे को अगर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें तो वो एक अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब भी हम करते हैं तो कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे वो पैसा कुछ रिटर्न्स जनरेट करे। हो सकता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो, किसी इंडस्ट्री में, किसी इक्विटी में, बैंक में रखो तो बैंक भी लोन प्रोवाइड करती है उस पैसे से, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होता है जब हम उस पैसे को बचाते हैं और उसे फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। जो ई पॉइंट है, अच्छा हाँ, इसके अलावा जो गवर्नमेंट और चीज़ें कर सकती है वो क्या, कि अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रही है या फिर रिसर्च करवा रही है, ठीक है, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, कहीं ना कहीं उससे जो दूसरे बिजनेस हैं वो मोटिवेट होंगे, दूसरे बिजनेस भी कहीं ना कहीं रोल में आएंगे, या फिर जिनके पास एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर गवर्नमेंट स्टार्टअप के ऊपर अच्छे मौके प्रोवाइड करती है, वहाँ पे एक्सपेंडिचर करती है, तो लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे या फिर कुछ बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी और तेजी से बूस्ट कर सकती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके अंदर। ठीक है, अब ई पॉइंट हमारे पास क्या है, इट विल इंक्रीज एमिनेबिलिटी टू वर्क मोर। अब ये जो चीज़ है ना, जो मेरे ऊपर पॉइंट पड़े, जब कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो इससे लोगों की चाहत बढ़ती है और ज़्यादा काम करने की, सेव फर्दर और फर्दर सेव करने की और उसे इन्वेस्ट करने की, यानी कि वो सेव करना ही पसंद करेंगे और फर्दर इन्वेस्ट करना ही पसंद करेंगे। तो ये हमारे कुछ 5 पॉइंट आए इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के, वो भी किस टॉपिक के अंदर, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, कि अगर प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे तो उन सबके क्या फायदे होंगे। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर होता है ना वो किसके ऊपर होता है, प्रोडक्शन के ऊपर ही होता है, तो उसका बेनिफिट हमने देख लिए। अब समझते हैं अगला पॉइंट।
गुड्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ की, अलग अलग गुड्स की, अलग अलग सर्विसेज की। अब पहले बात समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बात कर रही है वेल्थ को, गुड्स को, सर्विसेज को हर एक पीपल में, यानी कि जो भी लोग हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करने की, जिसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं गरीबी कम होगी। जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है उन तक भी रिसोर्सेज पहुंचेंगे। जब उन तक रिसोर्सेज पहुंचेंगे उनका लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा। और यही नहीं, जो इनइक्वालिटी है वो भी क्या होगी, खत्म होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जो गरीब हैं जो और गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, उनका जो गैप है ना, जो इतना बड़ा गैप बन चुका है, वो गैप खत्म हो सकता है इस तरीके से। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे गुड्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि खर्चा करती है गुड्स और सर्विसेज को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं, जो गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि भाई जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है, चाहे वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, या फिर जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, वो हर एक लोगों तक पहुंचाना जिन लोगों तक वो नहीं पहुंच रही, खासकर पुअर पीपल्स तक। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा जो अदर फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि फ्यूल, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं हाउसिंग की, शेल्टर की, फूड की, क्लोथ्स की, वो सब जो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, उन सब चीज़ों का बेनिफिट किसको मिलेगा, आम लोगों को भी मिलेगा। तो ये एक पॉइंट आया गुड्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा पॉइंट क्या आता है, पब्लिक स्पेंडिंग्स इफेक्ट्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। इस तरीके से कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी भी लाई जा सकती है। स्टेबिलिटी कैसे, क्योंकि देखो अगर रिच पीपल्स और ज़्यादा रिच होते चले जाएंगे और जो पुअर पीपल्स हैं वो ज़्यादा गरीब होते चले जाएंगे, जिसके चक्कर में क्या होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो हार्म होगी। लेकिन अगर हम इस गैप को खत्म करते हैं तो स्टेबिलिटी मेंटेन होगी। दूसरा एक पॉइंट ये भी आता है कि कई बार जो है ना इकोनॉमिक डिप्रेशन में फंस जाते हैं हम लोग। जैसे अगर आपको मैं फर्दर एग्जाम्पल दूँ कोविड-19 का, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इकोनॉमी लगातार जो है वो क्या हो गई थी, गिरती चली गई थी, है ना। हम इकोनॉमी के लिए हमारी ग्रोथ रुक गई, उल्टा नेगेटिव ग्रोथ होनी शुरू हो गई। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर से अपने रिसोर्सेज, है ना, यानी कि जो भी पैसा हमारे पास फंड में मौजूद था, जो भी हमने पैसा बचा रखा था, सेविंग्स थी गवर्नमेंट की, वो पैसा लोगों पे लगाना शुरू किया, यानी कि रिसोर्सेज को फिर से एलोकेट करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों की जो लाइफ है, फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो खतरे में नहीं आनी चाहिए। ये भी एक चीज़ होती है कि पब्लिक स्पेंडिंग जो है ना वो इफेक्ट करती है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी को जो है ना वो बनाए रखती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी खतरे में आ सकती है, या फिर आ जाएगी, और खासकर किसी बुरे टाइम में अगर ये होता है तो। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या मतलब है, अरे इतनी बार ये बात मैंने अभी डिस्कस कर ली है कि जब गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग गुड्स में, अलग सर्विसेज में को लेके खर्चा करेगी तो सिंपल सी बात है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा, लोग काम करने की इच्छा रखेंगे। जब लोग काम करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा। तो हम कह सकते हैं ना कि हम इकोनॉमिकली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो लगातार क्या हो गया, इंक्रीज कर रही है। और मैंने आपको ये बात और अभी भी समझाई थी कि जब भी पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ती है तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी मोटिवेट होता है बिजनेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की जो बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, अगर वो और तेज़ी से राइज कर दें तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो हमारी कंट्री में आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और यही नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ नहीं आती, यहाँ पे सिर्फ पब्लिक गुड्स के ऊपर ये नहीं आता कि आप भाई रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड कर दो, या फिर कुछ बेसिक फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है ताकि लोग भी सिक्योर फील करें, ताकि अदर कंट्रीज भी हमारी कंट्रीज के अंदर आएँ और इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और राइज होंगी और हमारी इकोनॉमी और तेज़ी से बूस्ट कर सकती है। क्योंकि कंज्यूमर्स की कमी भी नहीं है हमारी कंट्री में, और यही कंज्यूमर अगर प्रोड्यूसर बनने की कोशिश करें या फिर गुड्स के प्रोडक्शन में ध्यान दें तो प्रोड्यूसर की भी कोई कमी नहीं है हमारे इंडिया के अंदर। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जब पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि ये वो सारे इफेक्ट्स हैं जो किसकी वजह से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से आते हैं। अब एक थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि दो ही थ्योरी पढ़नी है हमें। एक थ्योरी मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा और एक थ्योरी आने वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे। अब पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। तो हमारे पास थ्योरी क्या है, वेजनर्स लॉ है एक ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। इन्होंने किसके बारे में बात करी कि जो स्टेट एक्टिविटीज हैं वो क्या हो रही है, लगातार राइज कर रही है, यानी कि
जो गवर्नमेंट है वो बहुत तेजी से पैसे को इन्वेस्ट कर रही है, बहुत तेजी से पैसे को एक्सपेंड कर रही है इकोनॉमी को बूस्ट करवाने के लिए। अकॉर्डिंग टू वेजनर, द स्टेट्स फंक्शंस हैव अ कंटिन्यूअल प्रोपेंसिटी टू बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड इंटेंसिव। यानी कि जो स्टेट है वो लगातार कंटिन्यूसली अपना पैसा खर्च कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट को ग्रो करने में या फिर अपनी कंट्री को ग्रो करने में। Extensive and intensive, a significant expansion of the state's traditional functions is referred to as an intensive increase। और जब भी हम ट्रेडिशनल फंक्शंस को इंक्रीज करने की बात करते हैं, स्टेट्स ट्रेडिशनल फंक्शंस इज रेफर्ड एज इंटेंसिव इंक्रीज। इसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिव इंक्रीज बोलते हैं। द सिग्निफिकेंट राइज इज रिलेटेड टू इंक्लूजन ऑफ न्यू वेलफेयर सर्विसेज। अब इसकी वजह से क्या होगा? सिग्निफिकेंट राइज किस चीज़ का होगा? न्यू वेलफेयर सर्विसेज का, यानी कि नई वेलफेयर सर्विसेज बनाई जाएंगी, है ना। यानी कि पुरानी सर्विसेज तो चलती रहेंगी, पुराने कन्वेंशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड्स जो भी हम फॉलो करते थे प्रोडक्शन के लिए, तो होते ही रहेंगे, लेकिन हम नई सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि नए लोगों को नई टेक्नोलॉजी को मौका मिल सके। अब आगे समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। वेजनर्स लॉ। अब वेजनर्स लॉ होता क्या है वो देखते हैं। स्टेट्स दैट देयर आर 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू कॉन्स्टेंट राइज इन पब्लिक स्पेंडिंग, जो कहीं ना कहीं पब्लिक स्पेंडिंग को लेके कंटिन्यूसली जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक स्पेंडिंग को लगातार राइज कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं वो समझते हैं। पहला फैक्टर क्या आया? एक्सपेंशन ऑफ कन्वेंशनल फंक्शंस, यानी कि जो भी कन्वेंशनल फंक्शंस थे, यानी कि जो भी, इसको समझते हैं, जो भी ट्रेडिशनल मेथड से उसके ऊपर अभी भी एक्सपेंडिचर जारी है, ताकि वो चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी लोग पहले कुछ तरीकों से काम कर रहे थे वो तरीके बंद नहीं होने चाहिए, है ना, ताकि लोगों की जॉब वगैरह जल्दी से ना जाए। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रेडिशनल चीज़ों को लेके भी खर्चा कर रही है, ताकि जो भी लोग उन सर्विसेज में, उन गुड्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, ठीक है, वो लगातार बढ़ते चले जाएं, उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती रहती है। सिर्फ एक तरह से आप मान लो सब्सिडीज प्रोवाइड करके, पैसा प्रोवाइड करके, ताकि उन्हें ना तो किसी तरह की फाइनेंस की दिक्कत आए, ठीक है, ना ही किसी तरह की रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आए। तो एक्सपेंशन ऑफ कन्वेंशनल फंक्शंस। दूसरा, कवरिंग ऑफ न्यू फंक्शंस। अब एक काम ये भी अच्छा होता है कि कवरिंग ऑफ न्यू फंक्शन, साथ साथ हम बाकी कंट्रीज के हिसाब से कहीं पीछे ना रह जाएं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं नए फंक्शंस को इंट्रोड्यूस भी करती रहती है। क्या पुरानी टेक्नोलॉजीज तो पे काम करो तो अच्छी बात है, आपने पुरानी कोई स्किल सीखी, उस पर काम करो अच्छी बात है, लेकिन आपको इनोवेट भी होना पड़ेगा, है ना। यानी कि आपको नई स्किल्स, अपस्किल भी करना पड़ेगा, आपको नई स्किल सीखनी पड़ेगी, जिसके जरिए हम जो कहीं ना कहीं जो नई चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास, हम उसको भी सीख पाएँ और उन गुड्स को और उन सर्विसेज को भी जनरेट कर पाएँ। तो कवरिंग ऑफ न्यू फंक्शंस ये भी गवर्नमेंट करती है। कैसे? पब्लिक स्पेंडिंग्स को इंक्रीज करके, क्योंकि भाई इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाना पड़ेगा, ऐसा ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे नई स्किल्स सिखाई जाती हो, जहाँ पे जाके लोग जो है अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। ऐसे ट्रेनिंग सेंटर पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, यानी कि पब्लिक स्पेंडिंग यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। ऐसे गुड्स लोगों को प्रोवाइड करने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजीज को लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना, नई सर्विसेज, नई गुड्स लोगों को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इन सब पे क्या होगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, और ये बिना पब्लिक एक्सपेंडिचर के नहीं किया जा सकता है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? प्रोवाइडिंग मोर पब्लिक गुड्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक गुड्स जो है प्रोवाइड कर सकते हो। अब प्रोवाइडिंग मोर पब्लिक गुड्स का मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा गुड्स, जितनी ज़्यादा सर्विसेज पे गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर करेगी, इकोनॉमी उतनी ही तेज़ी से बूस्टअप करेगी। यानी कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ चल रही है, जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रही है, जितने फालतू इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जितने फालतू गुड्स लोगों को दिए जा रहे हैं, जितने फालतू सर्विसेज लोगों के लिए की जा रही है, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको डायरेक्टली गुड्स प्रोवाइड नहीं करने, इन्वेस्टमेंट करनी है इकोनॉमी के अंदर। और जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होंगी, यानी कि लोगों को नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो लोगों को आपको फ्री में कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे हमारी गवर्नमेंट ज़्यादातर करती क्या है, वो सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे बढ़िया क्या है कि लोगों को ऐसे मौके प्रोवाइड कर दिए जाए, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी जाए जहाँ पे लोगों को जॉब वगैरह मिल सके, लोगों के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ हों, प्रॉपर स्किल सेंटर हो जहाँ पे जाके लोग अपने आप को अपस्किल करके नई स्किल सीख के अपने कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइडिंग मोर पब्लिक गुड्स के जरिए जो है अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप भी कर सकते हैं और लोगों का वेलफेयर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन दिक्कत क्या है, जितने इसके पॉइंट इनों से फालतू से क्रिटिसिज्म्स हैं, अब वो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से क्रिटिसिज्म है, ठीक है। 5 पॉइंट हमारे पास क्रिटिसिज्म के, आपको यानी कि क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस भी याद रखनी पड़ेगी दोनों थ्योरीज की। तो पहले इस थ्योरी में समझ लेते हैं कौन कौन सी लिमिटेशंस है। पहला क्या आया, वेजनर्स थ्योरी फोकसेस ऑन क्रॉस
डिसिप्लिनरी फेनोमेना। ये फोकस किस पर करी थी? क्रॉस डिसिप्लिनरी फेनोमेना पे। यानी कि जैसे ये मान लो कि कहीं ना कहीं सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट को ये इग्नोर कर रहे हैं। बट इट्स एनालिटिकल फ्रेमवर्क डज नॉट यूज एनी इंटीग्रेटिव अप्रोच। लेकिन ये लोग किसी भी तरह की एनालिसिस करेंगे अपने फ्रेमवर्क के अंदर। ये लोग ये भी देख रहे कि गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से स्पेंडिंग कर भी रही है या नहीं कर रही। इन्हें बस लगता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है ना। तो ये एक पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट क्या आया? एनालिसिस आर नॉट एग्जॉस्टिव इनफ एंड वेजर्स लॉ नॉट ऑल इंक्लूसिव। यानी कि इस चीज में सब कुछ इंक्लूड नहीं है। ये लोग प्रॉपर तरीके से रिसर्च या फिर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या आता है? इट इज फाउंडेड ऑन अ नेचुरल सेल्फ डिटरमाइनिंग कंसेप्शन। ये क्या है? एक नेचुरल और सेल्फ डिटरमाइनिंग क्या है? कंसेप्शन है ऑफ स्टेट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द व्यू दैट प्रीडोमिनेट्स इन मेजॉरिटी इज ऑफ वेस्टर्न नेशन। पर ये भी नहीं देख रहे कि वेस्टर्न नेशन में जो है वो काम किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि अगर हम वेस्टर्न नेशन की देखते हैं है ना, वेस्टर्न नेशन में क्या हो रहा है? वहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ रन नहीं करती। वहाँ पे है क्या? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। यानी कि वहाँ पे सब कुछ कौन संभाल रहा है? प्राइवेट सेक्टर। बट उनकी एफिशिएंसी फ्री बहुत अच्छी है ना, एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज। क्यों इतनी एफिशिएंसी अच्छी? क्योंकि हम सब जानते हैं, हमने अभी भी एक पॉइंट डिस्कस किया भी था कि जहाँ पे मैं आपको डिफरेंस समझा रहा था गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में और प्राइवेट की स्पेंडिंग में। जहाँ पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी कोई काम गवर्नमेंट सेक्टर करती है या फिर किसी भी तरह के गुड्स जनरेट करती है, किसी भी तरह की सर्विस जनरेट करती है, तो जनरली वो पुअर क्वालिटी की होती है, लो क्वालिटी की होती है। लेकिन वही काम अगर एक प्राइवेट सेक्टर करता है तो उसमें एफिशिएंसी उनकी क्वालिटी क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो ये एक पॉइंट आ गया। तो ये इन्होंने एक ये दिक्कत है कि हमेशा गवर्नमेंट स्पेंडिंग इकोनॉमी के लिए अच्छा हो वो जरूरी नहीं है, फिर गवर्नमेंट बिजनेस करे वो इकोनॉमी के लिए जरूरी नहीं है। हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करे और वो एक कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या आता है? थ्योरी डिसरिगार्ड्स हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स अफेक्ट्स फेडरल स्पेंडिंग। अब ये थ्योरी इस बात को भी डिसरिगार्ड करती है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अफेक्ट करते हैं फेडरल स्पेंडिंग को। यानी कि इनकी आपस में जो भिड़ंत होती रहती है कि कौन कितना क्या खर्चा करेगा, कैसे स्पेंडिंग्स होगी, ये सब भी कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अफेक्ट करते हैं फेडरल स्पेंडिंग को, यानी कि पब्लिक की स्पेंडिंग को, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को। लास्ट पॉइंट क्या है? इट emphasizes a long term trend। ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड, इट emphasizes a long term trend in public economic activity। यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख के चलते हैं while largely ignoring the important temporal patterns। लेकिन ये भी देखना भूल जाते हैं कि इनिशियल टाइमिंग पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना। यानी कि लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें होंगी वो तो होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे गवर्नमेंट नहीं सोचती कि हम जो है 2030 तक ऐसा कर देंगे, 2050 तक ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें अलग हैं, वो तो करेंगे। हम जब भी कोई एक लॉन्ग टर्म गोल बना के चलते हैं उसके पीछे एक शॉर्ट टर्म गोल भी होता है कि मुझे शॉर्ट टर्म में कितना अचीव करना है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एनालिसिस लॉन्ग टर्म पे रखूंगा और हो सकता है मैं लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म में कोई काम ही ना करूं, तो लॉन्ग टर्म में वो पक्का फेल होने वाली है। तो जब एक नॉर्मल तरीका होता है कभी भी किसी भी गोल को सेट करने का, अगर हम कोई लॉन्ग टर्म विजन रखते भी हैं, लॉन्ग टर्म गोल रखते भी हैं, उसको शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर लेते हैं कि भाई मुझे शॉर्ट टर्म में इतना अचीव करके वहां तक पहुंचना है ना। क्योंकि सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल रहेगा कि 10 साल बाद मैं ऐसा कर लूंगा या फिर ये चीज़ हो जाएगी, शॉर्ट टर्म में कोई गोल ही नहीं है, पता लगे बीच में कोई काम ही नहीं किया, सारी प्रोसेस गायब रही, क्योंकि बीच में हमारे पास किसी को दिखाना ही नहीं था कि बीच में हमारे पास हमें यहाँ तक पहुँचना था, हमने ये चीज़ अचीव कर ली, है ना, फिर यहाँ तक पहुँचा था, फिर हमने ये चीज़ अचीव कर ली, फिर लास्ट में हम उस चीज़ तक पहुँचे जहाँ पे हमें फाइनली अचीवमेंट मिलेगी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है इग्नोर करके चलता है, क्योंकि ये सिर्फ ध्यान देता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे, है ना, कि लॉन्ग टर्म में पब्लिक स्पेंडिंग के क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। तो ये थी थ्योरी, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है, वैसा आपको रट्टा मार रही है पूरी की पूरी थ्योरी, ठीक है। हाँ, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। मैंने इस पॉइंट को तो पूरा एक्सप्लेन किया है, पहले पॉइंट को। आपको दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट, चारों पॉइंट को ऐसे ही एक्सप्लेन करना है एक पैराग्राफ की फॉर्म में। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है राइट द इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, यानी कि अभी इसकी एक थ्योरी बाकी है, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।